गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार पुनः हम लोग चार्ली चैपलिन नामक अध्याय लेकर के उपस्थित हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि इसके बाद की स्टोरी क्या होती है। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? किसी भी समाज में इने गिने लोग को अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार कहकर ताना दिया जाता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि लेखक ने बताया कि जो हम लेखक बताते हैं कि जो भारतीय सौंदर्य शास्त्र है और जो चार्ली का जो अभिनय शास्त्र या कला जो सौंदर्य शास्त्र है वो बिल्कुल ही भिन्न है। जो चार्ली कोई महान व्यक्तित्व नहीं, यद्यपि महान व्यक्तित्व है, लेकिन महान व्यक्तित्व इसलिए नहीं कि वह कोई महानायक नहीं, वह एक सामान्य सा व्यक्ति है। हर व्यक्ति उसमें अपना प्रतिरूप, अपनी झलक जो है देखते हुए हर व्यक्ति को प्रतीत होता है। तो बहुत कम ही लोग होते हैं जिनको कहा जाता है अरे ये तो अमिताभ बच्चन जैसे हैं, अरे ये तो दिलीप कुमार जैसे। लेकिन जो चार्ली का जो व्यक्तित्व है, हर व्यक्ति अपने आप को चार्ली जैसा पाता है या चार्ली जैसी सिचुएशन में अपने आप को पाता है। तो इस प्रकार जो है चार्ली और नायकों से पूर्णतः भिन्न है। जो मानवता का गुण है वो मानवता का गुण, एक सामान्य मनुष्य का गुण जो होता है, एक सरल स्वभाव का जो गुण होता है, वो सब चार्ली के व्यक्तित्व में पूर्णतः देखे जाते हैं। तो किसी भी समाज में इन्हें गिने लोगों को अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार कहकर ताना दिया जाता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों का औचित्य देखते हुए चार्ली या जानी वाकर कह दिया जाता है, यह स्वयं एक स्वीकारोक्ति है। लेखक बताते हैं कि यह सबसे पहली बार तो उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं कि किसी व्यक्ति को हम जानी वाकर और चार्ली कह करके पुकारते, लेकिन अगर हम किसी को इस रूप में पुकारते हैं तो इसका मतलब इस चीज़ को अब समाज में स्वीकारा जाने लगा है। इस हसोड़ प्रवृत्ति को, इस प्रकार के जो व्यक्तित्व है, इस व्यक्तित्व को समाज में मतलब हास्य और करुणा को एक साथ स्वीकारा जाने लगा है। अब पहले से परिस्थितियां जो है वो बदल रही हैं। तो एक बात और इसमें स्वीकारोक्ति यह है कि हमारे बीच में नायक कम है। अगर हम देखा जाए तो अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार की संज्ञा जो बहुत कम लोगों को दी जाती है, लेकिन जो हसोड़ व्यक्तित्व है यानी जो विदूषक की संज्ञा हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो है कॉमेडियन की संज्ञा जो है वह देता रहता है। कभी अपने आप को स्वतः उस परिस्थिति में पाता है या कभी वह व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो होता है वो दूसरे को उस परिस्थिति में डालता है। तो इस प्रकार जो है हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से, हर व्यक्ति के अंदर एक कॉमेडियन जो है वो कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। तो इस स्वीकारोक्ति को स्वीकार किया जाता है। स्वीकारोक्ति मतलब ऐसी उक्ति जिसको स्वीकार की गई हो कि हर व्यक्ति, एक सामान्य जनमानस जो है वह क्या है, एक हसोड़ है, एक विदूषक है, एक जोकर के समान है। तो इसका इसीलिए पता चलता है कि अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार जैसे तो लोग बिरला हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तित्व जो है वो सामान्यता देखने, हर व्यक्ति सामान्यता मतलब आत्मीयता अपने जैसा देखने को मिलता है। जबकि हर व्यक्ति दूसरे को कभी ना कभी विदूषक समझता है। हर व्यक्ति समझता है कि जो है, हर व्यक्ति दूसरे को विदूषक समझता है, मतलब कभी ना कभी हर व्यक्ति अपने आप को या दूसरे व्यक्ति को ऐसा देखता है कि उसकी वजह से मैं आज इस सिचुएशन में हूँ या मैं जिस सिचुएशन में आज हूँ उसका जिम्मेदार जो है वो दूसरा व्यक्ति है या मैं उसी वजह से हूँ। तो इस वजह से क्या होता है कि जो हसोड़ प्रवृत्ति होती है यानी जोकर का जो रोल होता है वह रोल व्यक्ति हर देखता है कि यार यह व्यक्ति जो है इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इस प्रकार जो है हसोड़ की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, हर व्यक्ति जैसे हम आपको, आप हमको, तो हर व्यक्ति जो दूसरे को क्या कहता है, ये तो जोकर है, ये तो जानी वाकर जैसा काम करता है। दरअसल मनुष्य स्वयं ईश्वर या नियति का विदूषक है। लेखक बताते हैं कि अगर सामान्यतः हम देखें तो वास्तविक रूप से यही है भी। हर व्यक्ति जो है भगवान है, हम सभी रंगमंच की कठपुतलियां हैं और रंगमंच का जो डोर है वही ईश्वर के पास है। और रंगमंच के डोर को जितना चाहता है वो हमें नचाता रहता है। तो इस प्रकार हम सभी जो भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति जो है विदूषक है, जोकर है, लेकिन क्या है, हम अब स्वतः जोकर होते हुए भी दूसरे जोकर पर या दूसरे व्यक्तित्व पर, दूसरे विदूषक पर हम हंसते रहते हैं। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है वो जोकर की भूमिका निभाता रहता है। तो विदूषक है क्लाउन यानी भाई जोकर की संज्ञा जोकर है, या साइड की मतलब असर, उसकी बातों से, उसके व्यक्तित्व से
तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रभावित होते रहता है। यह अकारण नहीं कि महात्मा गांधी से चार्ली चैपलिन का खासा पुट था, मतलब खासा जो है लगाव था, और गांधी तथा नेहरू दोनों ने कभी चार्ली का सानिध्य चाहा था। चाहे महान व्यक्तित्व की बात करें कि महात्मा गांधी की बात करें या गांधी नेहरू की बात करें, जवाहरलाल नेहरू की बात करें, ये इन लोगों को भी चार्ली का व्यक्तित्व बहुत रास आया था। तो ये लोग भी इनका सानिध्य यानी चार्ली का जो सानिध्य है, इन लोगों ने भी इसकी चाह रखी थी। आगे देखिए, चार्ली के नितांत अभारतीय सौंदर्य को इतनी व्यापक स्वीकृति देखकर राज कपूर ने भारतीय फिल्मों का सबसे छोटा साहसिक प्रयोग किया। जब देखा कि चार्ली अभारतीय मतलब यूरोप का होने के बावजूद भी इसके अभिनय को, इसकी कला को इतना सराहा जा रहा है और हर व्यक्ति, इसमें कोई महान बात भी नहीं है, इसमें महान बात नहीं है, मतलब कि एक सामान्य सी बात है कि अपने आप को बहुत, जो चार्ली का जो अभिनय है कोई सुपरमैन जैसा नहीं, कोई शक्तिमान जैसा, कोई जादुई चीज़ नहीं है, एक सामान्य सा प्रयोग है और इस प्रयोगों को खूब सराहा जा रहा है भारतीयता के सौंदर्य में, भारतीय कला में इसको खूब सराहा जाए। तो इसका एक साहसिक प्रयोग करने का प्रयास सबसे पहले राज कपूर साहब ने किया अपनी फिल्म आवारा में। आवारा जो है, आवारा फिल्म का नाम है, सिर्फ ट्रैम्प का शब्दानुवाद ही नहीं था बल्कि चार्ली का भारतीकरण भी था। आवारा जो है दी ट्रैम्प का जो अर्थ होता है, तो कहते हैं कि इसका मात्र एक शब्दानुवाद, एक अनुवाद मात्र नहीं है। फिल्म दी ट्रैम्प का जो आवारा के रूप में जो व्यक्तित्व राज कपूर साहब ने अपनाए, वही चार्ली का जो है, चार्ली के व्यक्तित्व में या चार्ली की फिल्मों के द्वारा देखा जाता है। तो उसी को उन्होंने आवारा फिल्म के रूप में वही आवारा, जिस प्रकार जैसे घुमंतु चरित्र, जिसका कोई ऐसे एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, एक शक्तिमान, कुछ अलौकिक चीज़ ना दिखाकर एक सामान्य मनुष्य की तरह जो कभी यहाँ घूमता है, कभी यहाँ घूमता है, कभी परिस्थितियाँ उस पर हावी हो जाती है, कभी वह परिस्थितियों पर हावी हो जाता है। तो इस प्रकार जो है, जो राज कपूर साहब का आवारा फिल्म है, ना केवल दी ट्रैम्प का अनुवाद है या उसका मतलब रीमेक कह सकते हैं, रीमेक के तौर पे है, बल्कि यह जो चार्ली का क्या था, चार्ली जो है राज कपूर के रूप में भारतीय सिनेमा में दिखे थे पहली बार साहसिक प्रयोग हुआ था कि राज कपूर साहब ने चार्ली के जो अभिनय कला को अपनाकर अपने फिल्म में दिखाया था। वह अच्छा ही था, लोगों को पसंद भी आया। राज कपूर ने चैपलिन की नकल करने का आरोप की परवाह नहीं की। राज कपूर ने सोचा कि लोग कहेंगे अरे ये तो वही है, वही चार्ली का नकल कर रहा है, तो उस बात की परवाह ना करते हुए बेझिझक होकर के राज कपूर जी ने उस फिल्म को, उनके कैरेक्टर को जीने का प्रयास किया था। नकल की परवाह नहीं की। राज कपूर के आवारा और श्री 420 के पहले फिल्म नायकों पर हंसने की और स्वयं नायकों के अपने ऊपर हंसने की परंपरा नहीं थी। बताते हैं कि इससे पहले, लेखक हमें बताते हैं कि इससे पहले की जो बात करें तो इससे पहले का जो नायक रहा है, महासदी का जो नायक रहते थे, वो नायक सुपर हीरो रहते, सुपरमैन रहते थे। वह कभी ऐसी परिस्थिति आती ही नहीं थी कि वह उनके ऊपर, वो अपने ऊपर स्वतः वो हंसे या कोई उन पर हंसे। वो हर कठिन से कठिन परिस्थिति में सुपरमैन जैसा पावर रखते थे। वो कभी परास्त नहीं होते थे, कभी जीवन में असफल नहीं होते थे, कोई उन पर हंस नहीं सकता था। वो 10 को 20 को एक साथ मार करके ढेर करने में सक्षम होते थे। अपने ऊपर हंसने की प्रवृत्ति नहीं थी। लेकिन जब आवारा फिल्म में उनके चार्ली के अभिनय का नकल करते हुए राज कपूर साहब ने उसको फिल्म में उस फिल्म पर नहीं, अपनी आवारा फिल्म में स्थान दिया, तो आपने देखा होगा ऐसे छोटी सी मूंछें लगा करके जब फिल्म में बनाया तो लोगों ने उसको खूब सराहा। और 1953-57 के बीच जब चैपलिन अपनी गैर ट्रैम्प नुमा अंतिम फिल्में बना रहे थे, गैर ट्रैम्प नुमा मतलब जिसमें आवारा घुमंतु चरित्र से अलग, अक्सर उनकी जो फिल्में हैं उनकी फिल्मों में आवारा घुमंतु प्रवृत्ति से संबंधित ही अभिनय उन्होंने किया है ज़्यादातर। क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको बताया कि उनकी नानी जो थी वह नानी उनकी खानाबदोश थी। कहा ऐसा जाता है कि लेखकों का, समीक्षकों का ऐसा मानना है कि उनकी जो नानी थी
वह भारत से ही वो यूरोप गई थी और वहीं जाकर के बस गई थी, तो इसलिए उन्हें जिप्सी, यूरोप के लोगों को जिप्सी की संज्ञा दी गई थी। तो इसलिए जो घुमंतु जो चरित्र था वह उनके व्यक्तित्व में स्पष्ट रूप से देखने को मिला। तो यही कारण है कि उनके जो घुमंतु चरित्र है वो घुमंतु चरित्र उनके अभिनय में साफ साफ देखने को मिलता है। लेकिन जब अंतिम दौर में गैर ट्रैम्पनुमा जो फिल्में चार्ली साहब बना रहे थे, तो तब राज कपूर चैपलिन का युवा अवतार ले रहे थे। मतलब जब अंतिम दौर में थी, जब फिल्म वो बुढ़ापा उनका चल रहा था, मतलब जब फिल्म का अंतिम पायदान पे वो थी उनकी फिल्में, तब उस समय राज कपूर साहब उनका नया अवतार जो है, मतलब उन्हीं की फिल्मों को पुनः बनाने का प्रयास कर रहे थे। उन्हीं की तरह जो है, जैसे क्या होता है कि एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद दूसरा व्यक्ति उन्हीं के जैसा लगता है, लोग कहते हैं अरे एकदम ये तो उसी की फोटोकॉपी। तो उसी प्रकार जो है उन्हीं की फिल्मों को, उन्हीं की कला का हूबहू नकल करने का प्रयास राज कपूर साहब और अन्य कलाकारों, बाद के कलाकारों ने किया। राज कपूर साहब युवा अवतार ले रहे थे। फिर तो दिलीप कुमार, फिर तो उसके बाद मानो एक तरह की झड़ी लग गई। राज कपूर साहब ने एक साहसिक प्रयोग किया, उसके बाद आगे के अनगिनत कलाकारों ने उसको, उस प्रक्रिया को, उस कड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जैसे दिलीप कुमार ने बाबुल, शबनम, कोहिनूर, लीजर गोपी इत्यादि फिल्मों में काम किया, उनके अभिनय को अपने फिल्मों में उतारने का प्रयास किया। नेक्स्ट देवानंद ने 9, 2, 11, फंटूस, 3 देवियां, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, अमर अकबर, एंथोनी तथा श्रीदेवी तक किसी न किसी रूप में चैपलिन का कर्ज स्वीकार कर चुकी हैं। आपने श्रीदेवी में जो वो बहुत ही फेमस मूवी थी अनिल कपूर के साथ, श्रीदेवी की जो मूवी थी, तो उसमें छोटे, आपने देखा होगा एक छड़ी लेकर के, छोटी सी मुँह, ऐसे टोपी और ऐसे कपड़ा पहन करके वो ताश के पत्ते वाला जो क्या कहते हैं वहाँ पे जाती हैं। वहाँ पे जा करके एक उसी से संबंधित एक गाना है, मिस्टर इंडिया, जब आप देखिएगा मूवी, उस मिस्टर इंडिया में आपको, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मिस्टर इंडिया की झलक आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के व्यक्तित्व, किस प्रकार का अभिनय जो है वो चार्ली चैपलिन ने अपने अभिनय में उतारने का प्रयास किया है। तो आप वो फिल्म, मिस्टर इंडिया फिल्म, और वह वाला सीन जिसमें श्रीदेवी ने उनका अभिनय किया है, तो उसको आप देखेंगे तो आपको सहजता से समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार उनके कर्ज को उतारने का बहुत से फिल्म जगत के कलाकारों ने भी प्रयास किया। बुढ़ापे में जब अर्जुन अपने दिवंगत मित्र कृष्ण की पत्नियों को डाकुओं से बचा सके, तब हवा में तीर चलाते रहे, तो यह दृश्य करुण और हास्यास्पद दोनों हो रहा। किंतु महाभारत में सिर्फ इसकी त्रासदी व्याख्या स्वीकार की गई है। आज फिल्मों में किसी नायक को झाड़ू से पिटता भी दिखाया जा सकता है, लेकिन हर बार हमें चार्ली की ही ऐसी फजीयतें याद आती हैं। लेखक बताते हैं कि पहले के समय में भी आप देखते होंगे कि जब युद्ध इत्यादि होते थे, और एक प्रसंग बताया कि जब अर्जुन अपने मित्र यानी श्री कृष्ण की पत्नी को बचाने के लिए डाकुओं से युद्ध कर रहे थे, तो बहुत बार ऐसा हुआ कि जब युद्ध चलाते थे तो दिखाता है ना मूवी में कि एक तरफ से तीर जाता है, उधर से तीर आता है, दोनों आपस में लड़ते हैं, तो जो ताकतवर होता है उसके तीर जो है वो दिखाई देती है, और जो ताकतवर नहीं होता उसकी तीर जो है वो गायब हो जाती है। तो इसी प्रकार आसमान में अर्जुन अनगिनत तीर की जो है वो तीर चलाए जा रहे थे। तो इसी प्रकार कहते हैं कि यह जो इसमें क्या है कि इसमें करुणा का भी दृश्य, कि मतलब किस प्रकार उनको दुष्टों से बचाना है, तो करुणा वाला दृश्य, और किस प्रकार वो आसमान में तीर चलाए जा रहे हैं कि सारा तीर क्या है, व्यर्थ जा रहा है, तो यह हास्य, तो हास्य और करुणा दोनों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। लेकिन बताते हैं कि महाभारत में केवल इसके करुण रूप जो है, करुणा वाला रूप ही स्वीकार किया गया, इसका जो है हास्य रूप को स्वीकार करने की परंपरा भारतीय सौंदर्य शास्त्र में नहीं रही है। लेकिन कहते हैं कि आज के समय में दिन प्रतिदिन बदलाव हो रहा है, पहले से लोग बदल रहे हैं, आज जो है हीरो का जो स्वरूप है पहले जैसा नहीं रहा है। आज आप कभी यदा कदा फिल्मों में देख सकते हैं कि हीरो की पिटाई हो सकती है। पिटाई मतलब हीरो का जो है, हीरो को झाड़ुओं से पिटता हुआ, या हीरो की जो शान शौकत पहले की फिल्मों में हुआ करती थी, अब उतनी नहीं है। लेकिन फिर भी जब फजीहत की बात करते हैं, आवारागर्दी की बात, आवारागर्दी मतलब आवारा स्वरूप की बात करते हैं, तो हमें चार्ली की ही फजीयतें, चार्ली का ही वह अभिनय जो है हमें याद आता है। चार्ली की अधिकांश फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय होना पड़ा। बताते हैं कि चार्ली की जो फिल्में हैं, सबसे बड़ी बात उसमें यह है, सबसे बड़ी विशेषता क्या है
कि इसमें शब्दों का इस्तेमाल बहुत कम किया गया। शब्दों का इस्तेमाल न करने के कारण सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम शब्द के माध्यम से अपनी बात को व्यक्त करते हैं तो सामने वाला बड़े ही आसानी से उसको ग्राह्य कर लेता है। लेकिन इनकी जो फिल्में हैं इनमें शब्दों का प्रयोग कम किया गया है, अभिनय के द्वारा अपनी बात को समझाने का प्रयास किया, तो यह और ज़्यादा कठिन बन पड़ता है, ये इतना आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी उनके अभिनय इतना सहज रहा कि उनके अभिनय को देख करके जितने भी चाहे वो बुद्धिजीवी प्राणी हो या मानसिक रूप से विकल प्राणी हो, चाहे वो धनाढ्य हो चाहे निर्धन, हर व्यक्ति, हर आयु वर्ग का व्यक्ति उससे प्रभावित होता रहा है। तो कहीं ना कहीं उनकी फिल्में जो है, फिल्मों में ऐसी जरूर ताकत रही होगी। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई जादुई चीज़ उन्होंने नहीं दिखाई, कोई अलौकिक चीज़ ऐसे सूरवीर वाला चीज़ नहीं दी, बहुत ही सादगी वाला जो भी घटना, जो भी दृश्य उन्होंने लिए बहुत ही सादगी से परिपूर्ण थे, लेकिन फिर भी लोगों को अपने साथ जोड़ रखने में सक्षम रहे। तो चार्ली की अधिकांश फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं किया करती, इसलिए इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय होना पड़ा। मानवीय मतलब लोगों के साथ उसका जुड़ाव रखने के लिए आत्मीय होना पड़ा, तभी लोग उसको आसानी से समझ सके, उसको स्वीकार कर सके। सवाक चित्रपट पर कई बड़े बड़े कॉमेडियन हुए हैं, मतलब ऐसे बहुत सी फिल्में आई हैं जिसमें ऐसे कॉमेडियन हुए हैं जो बोल करके, जैसे जॉनी वाकर हो गए, जॉनी लीवर हो गए, अमोल पालकर हो गए, गोविंदा हो गए, बहुत से ऐसे कॉमेडियन हैं जिन्होंने कॉमेडी की, लेकिन सवाक बोल करके। लेकिन बिना बोले अभिनय कर पाना, बिना बोले उस अभिनय को उतार पाना बहुत कठिन विषय है। लेकिन वे चैपलिन की सार्वभौमिकता तक क्यों नहीं पहुंच पाए, इसकी पड़ताल अभी भी होने को है। लेखक बताते हैं कि जो कॉमेडियन, जो विदूषक, जो जोकर का अभिनय करते हुए आपने देखा कि जो अभिनय करते हुए बोलते हैं, उसके बावजूद भी जो मान सम्मान चार्ली की फिल्मों को मिला, चार्ली को जो सराहा गया, उनका बार बार जो है प्रतिरूप, बार बार उनकी फिल्मों को रीमेक अगेन फिल्में बनाती जा रही हैं या बनाई जा रही हैं। वो फिल्में, वो सवाक मतलब बोली जाने वाली अभिनय तक नहीं पहुंच पाई, मतलब बोली जाने वाली फिल्में चार्ली की फिल्मों तक नहीं पहुंच पाई। चार्ली की फिल्में बिना बोले बहुत कुछ कहती हैं और सवाक फिल्में बोल करके भी उतने वहाँ तक नहीं पहुंच पाती हैं। चार्ली का चिर युवा होना या बच्चे जैसा दिखना एक विशेषता तो है ही, सबसे बड़ी विशेषता शायद यह है कि वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते। कहते हैं कि सबसे बड़ी बात कि वो हर व्यक्ति, हर आयु वर्ग, चाहे बूढ़ा व्यक्ति हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा, हर व्यक्ति को वह अपने जैसा या चिर युवा ही लगता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता यह कि वह आत्मीयता होने के कारण, मानवीयता होने के कारण, अपनापन होने के कारण हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उसको विदेशी जैसा नहीं लगता। सब व्यक्ति उसको, हर व्यक्ति ये सोचता है ये तो हमारे साइड का है। जब हम किसी को अपने जैसा या अपने साइड का महसूस करते हैं, अपने तरफ का देखते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का ये तो यूपी वाला है, अरे ये तो एमपी वाले, तो भारत का है, तो हमसे कहीं ना कहीं कनेक्शन उससे जुड़ता है। लेकिन जब हम उसको विदेशी समझ लेते हैं तो हमारा उससे जुड़ा उतना नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार, लेकिन चार्ली का जो फिल्में हैं, चार्ली का जो व्यक्तित्व, चार्ली का जो अभिनय, वो किसी को भी विदेशी नहीं लगता, हर व्यक्ति को स्वदेशी जैसा ही प्रतीत होता है, तो नहीं लगती। यानी उनके आसपास जो भी चीज़ें, अड़ंगे, खलनायक, दुष्ट औरतें आदि रहते हैं, वे सतत विदेशी या परदेशी बन जाते हैं, यानी चैपलिन हम बन जाते हैं। लेखक बताते हैं कि जो चैपलिन जिन फिल्मों में अभिनय करते थे, उनके आसपास में जो भी ऐसे कलाकार होते हैं जो खलनायक का रोल करते हैं, दुष्ट व्यक्तित्व का रोल करते हैं, हमें ऐसा लगता है चार्ली हम हैं, यानी चार्ली हमारे जैसा है। और यह जो परिस्थितियाँ, यह जो लोग हैं, यह जो दुश्मन या जो खलनायक हैं, यह जो है ये सभी अंग्रेज जैसे यानी विदेशी जैसे, मतलब ये हमें पसंद नहीं है। और जो चार्ली है वो हम हैं, हमारे जैसा है, अपने जैसा। तो चार्ली के साथ लोगों का आत्मीय जुड़ाव होता चला जाता है। और जो चार्ली की फिल्मों में जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग या जो खलनायक है, हर व्यक्ति को खलनायक जो अंग्रेजों जैसा प्रतीत होने लगता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे गुण हैं जो लोगों को, उनको अपना बनाने में बड़ी ही सहजता से लोग स्वीकार कर लेते हैं। चार्ली के सारे संकटों में हमें यह भी लगता है कि यह मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं से ज़्यादा चार्ली हमें
हम लगते हैं। कहते हैं कि उनकी जो जो परिस्थितियाँ या जिन दृश्यों को फिल्मों में उन्होंने स्थान दिया, उन दृश्यों को देख करके ऐसा लगता है अरे ऐसा तो हमारे साथ भी हो सकता है, या ऐसा हमारे साथ होता भी है, अरे एक बार ऐसा हुआ था कि मैं भी इस तरह की घटना में फंस गया था। तो इस प्रकार जो है हर व्यक्ति को मैं ऐसा लगता है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ या मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन मूलतः क्या होता है, हर व्यक्ति हर मनुष्य जो है अपने आप को चार्ली जैसा ही पाता है या चार्ली जैसे परिस्थितियों में अपने आप को पाता है। इसलिए चार्ली मैं ना हो करके हम हैं। मैं मतलब एक व्यक्ति का प्रतीक और हम मतलब सभी जितने भी व्यक्ति सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है। सार्वजनिक मतलब हर व्यक्ति चार्ली में अपने आप को अपने जैसी स्थिति में देखते हैं। यह संभव है कि कुछ अर्थों में बस्टर कीटन चार्ली चैपलिन से बड़ी हास्य प्रतिभा हो, लेकिन कीटन हास्य का काफ्का है, लेकिन चैपलिन प्रेमचंद से ज़्यादा नज़दीक है। कह रहे हैं कि लेखक हमें बताते हैं कि और भी हास्य कलाकार और भी अत्यधिक सुप्रसिद्ध अति प्रसिद्ध हास्य कलाकार और भी हुए हैं, और वास्तविक रूप से हास्य प्रतिभा की वजह से लोगों ने लोगों को हंसाया भी है। लेकिन जो स्टोरी पढ़ने के बाद, प्रेमचंद की स्टोरी के पढ़ने के बाद जो हमारी उस कथा के साथ जो जुड़ाव होता है, जो अपनापन लगता है, वह अन्य कलाकारों में बस्टर कीटन जैसे हास्य कलाकारों की कला में देखने को नहीं मिलता। तो जो चार्ली चैपलिन का जो अभिनय है वो प्रेमचंद की कथा में जो अभिनय आनंद हमें मिलता है उसी की भांति प्रतीत होता है। और आगे देखिए, एक होली त्योहार छोड़ दे तो भारतीय परंपरा में व्यक्ति की अपने ऊपर हंसने या स्वयं को जानते बूझते हास्यास्पद बना डालने की परंपरा नहीं के बराबर है। बता दें कि जो भारतीय सौंदर्य शास्त्र है, भारत में हास्य का केवल इतना ही रूप स्वीकार किया गया है कि दूसरे के ऊपर हंसे। बताते हैं कि भारत में 9 रस हैं, लेकिन भारत में 9 रसों में केवल उन्हीं को स्वीकार किया गया है कि आप हास्य रस की अगर बात करें तो दूसरे ऊपर हंसने की परंपरा है, स्वतः के ऊपर हंसने की परंपरा नहीं। एक होली त्योहार बात है, अपने अजीबोगरीब पहनावे की वजह से, रंग रूप की वजह से लोग स्वतः हंसते हैं या दूसरों के अजीबोगरीब अपने आप को स्वतः अजीबोगरीब परिस्थिति में डाल करके लोग हंसते हैं। तो अपने ऊपर हंसने की परंपरा एक होली मात्र में है। गाँव और लोक संस्कृतियों में तब भी वह शायद हो, नागर सभ्यता में तो वो थी ही नहीं। कहते हैं लेखक बताते हैं कि अगर इसकी भी बात तो होली या अपने ऊपर हंसने की परंपरा की बात करें तो गांव में थोड़ा बहुत अभी भी आत्मीयता मानवीयता देखने को मिल जाती है। लेकिन जहाँ तक शहरों की बात है, शहर के जो लोग हैं वो नागर परंपरा के लोग हैं, वह शहरी नगर में रहने वाले जो लोग हैं उनकी परंपरा इससे पूर्णतः अलग है। वो क्या है कि वो उनमें अपने ऊपर हंसने की कहीं कल्पना भी नहीं की जा सकती। चैपलिन का भारत में महत्व यह है कि वह अंग्रेजों जैसे व्यक्तियों पर हंसने का अवसर देते हैं। तो क्या बताएं कि उनकी फिल्मों में जो अपोजिट कैरेक्टर होता है, जो खलनायक होते हैं, वो हमें अंग्रेजों जैसे प्रतीत और चार्ली हमें अपने जैसे प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार और चार्ली हमें अवसर प्रदान कर देते हैं, अवसर प्रदान करते हैं कि हम अपने अपोजिट जो भी ऐसे हैं जो अभिमान के पराकाष्ठा पर है, जो गर्व के मारे एकदम फूले नहीं समा रहे, जिनके आत्मविश्वास एकदम चरम सीमा पर है, जो एकदम घमंड में चूर है, ऐसे लोगों पर हमें हंसने का अवसर प्रदान करते हैं। तो ये पैराग्राफ थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग कि वह अंग्रेज जैसे व्यक्तियों पर हंसने का अवसर देते। अंग्रेज मतलब जो शासक हो, जिसके अंदर शासक, जो लोग शासन करते हो, जो क्रूर हो, जो दूसरे के दर्द को, दूसरे की पीड़ा को ना समझते हो, पूंजीपति हो, जो दूसरे पे हमेशा शासन करते हो, कठोर, जिनके नियम बहुत कठोर हो, जो दूसरे का दर्द ना समझ, ऐसे व्यक्ति को लेखक ने अंग्रेजों की संज्ञा दी है। तो हमें बताते हैं कि ऐसे अंग्रेजों पर चार्ली की फिल्में हमें हंसने का अवसर देती हैं। चार्ली स्वयं सबसे ज़्यादा तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्वोन्मत्त, बताते हैं कि चार्ली की जो फिल्में हैं उनमें अपने आप स्वतः चार्ली तब अपने ऊपर हंसता है कि जब वह अभिमान के मारे, घमंड के मारे, जब वो फूले नहीं समा रहा होता है, गर्वोन्मत्त मतलब गौरव से उन्मत्त मतलब घमंड में पूरी तरह से जब चूर होता है, आत्मविश्वास से लबरेज, जब ऐसा लगता है पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा पड़ा है, ये काम तो मैं चुटकियों में कर दूंगा, और जब वो करने जाता है तो वो असफल हो जाता है। तो ऐसे क्षणों में
आपने भी देखा होगा, बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि जिस काम को आप लेते कि अरे ये तो हलवा पूरी है, चुटकी बजाते ही हो जाएगा, और जब वो करने जाते हैं तो लगता है अरे ये तो बहुत कठिन काम है। तो ऐसी परिस्थितियों पर चार्ली अपने ऊपर हंसने का हमें अवसर देते हैं। सफलता, जो ऐसा लगता है कि हम सफलता की सीढ़ी पे और हमारा दिमाग सातवें आसमान पर होता है, उस समय चार्ली की फिल्में हमें अपने ऊपर हंसने की प्रेरणा देती है। सभ्यता संस्कृति समृद्धि की प्रतिमूर्ति। सभ्यता संस्कृति समृद्धि मतलब जो लोग अपने आप को बहुत ही सभ्य महसूस, जिनको लगता है कि हम बहुत सिविलाइज्ड हैं, बहुत ही डिसेंट है, बहुत ही योग्य है, हमसे अच्छा कोई और नहीं, तो ऐसी सोच को रखने वाले ऐसे अनगिनत लोगों पर जो है चार्ली अपने फिल्मों के द्वारा हंसने का अवसर लोगों को प्रदान करते हैं। दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ अपने वज्रादपि कठोराणी, वज्र से भी कठोर, वज्रादपि वज्रात अपि, वज्र से भी कठोर, कठोराणी मतलब कठोर, और मृदुनी उस्मानी दपि, और मृदु मतलब फूल से भी अधिक कोमल क्षण में दिखलाता है। जो चार्ली का अभिनय है, अपने अभिनय में कभी कभी वो दिखाता है कि वह वज्र जो है पहाड़ पत्थर जैसा भी, उससे भी ज़्यादा वो कठोर है, और कभी अपने आप को दिखाता है कि फूल से भी ज़्यादा वह कोमल है। तो कभी कभी वो बताता है कि वह अहंकार की चरमोत्कर्ष पर है और वो परास्त हो जा रहा है, आत्मविश्वास से लबरेज है, और क्या है कि चाल ढाल में लग रहा है कि हम तो बहुत स्मार्ट हैं, और अचानक से कुछ ऐसा होता है, पूरा जो है जो दिखावा है। कहने का अभिप्राय क्या है कि हर व्यक्ति जो दिखावा, छलावा, जो धोखा, जो कर्मकांड, जो आडंबर ओढ़े हुए है, उस आडंबर को चार्ली की फिल्म में हटा देने में पूरी तरह से सक्षम है। बताते हैं कि हर व्यक्ति अंदर से खोखला ही है, चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे गरीब हो या अमीर हो। गरीब इस बात में खोखला है कि हर वक्त दिखावे में जीता है कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तो धनाढ्य जो है इस बात में दिखा मेरे पास बहुत कुछ है, तो हर व्यक्ति दिखावा करता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा, हर व्यक्ति पूरा जीवन दिखावे में ही व्यतीत कर लेता है। तो ऐसे पूंजीपतियों पर, ऐसे धनाढ्यों, ऐसे संस्कारी व्यक्तियों पर, ऐसे सभ्य व्यक्तियों पर हंसने का अवसर चार्ली की फिल्में हमें देती हैं। चार्ली की फिल्में हमें बताती हैं कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खोखला है। अगर खोखला नहीं होता तो वह अपनी वास्तविकता को स्वीकार करने में योग्य होता, लेकिन व्यक्ति अपनी जो अयोग्यता है, अयोग्यता को स्वीकार करने योग्य नहीं है, इस कारण जो है वह हमें अवसर प्रदान करता है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से खोखला जो है बना हुआ। तो अपने आप को चार्ली की जो फिल्में कभी कभी अपने अभिनय में बताते हैं कि वो वज्र से भी अधिक कठोर है, और कभी उनका दिल जो है फूल से अधिक भी नाजुक है। तो यह समझिए कि कुछ ऐसा हुआ चाहता है कि सारी गरिमा सुई चुभे गुब्बारे जैसी फुस होती है। तो जो क्या होता है, अहंकार गर्भ में जैसे गुब्बारे में हवा भर दो, खूब ब्लो कर दो, तो इतना बड़ा फूल जाता है, और अचानक हल्की सी सुई की नोक उसमें चुभती और पूरा हवा निकल जाता है। तो मतलब अहंकार, गर्व, आत्मविश्वास जो है, एक दिखावा जो है वो चरमोत्कर्ष पर होता है, और एक हल्का सा छोटा सा झोंका हमें हमारे अस्तित्व को मिटा देने में सक्षम होता है। तो जो कई लोग को पैसे का बल, सौंदर्य का बल, किसी को शक्ति का बल, तो लगता है कि वो हम सातवें आसमान पे, एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी ऐसी घटना होती है और हमारे जीवन में सब कुछ पलट करके रख देती है। तो इस प्रकार चार्ली की जो फिल्में हैं वो हमें जीवंत, हमें वास्तविकता से परिचित कराती है, और हमें बताती है कि देखो जीवन में यही वास्तविकता है। जो हम अभी तक दिखावा, छलावा, धोखा कर रहे हैं, ये हमारे आत्मा की जो है, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और हर व्यक्ति जब उनकी फिल्मों को देखता है, उनके आत्मविश्वास को देखता है, उनके अभिनय को देखता है, तो हर व्यक्ति कहता है अरे ऐसा तो मेरे साथ भी होता। मैं भी एक बार बड़े ही जोश खरोश के साथ माइक पे गया और मैंने सोचा कि मेरे कितना अच्छा स्पीच कौन देता, लेकिन जब मैं स्टेज पे पहुंचा तो मुझे लोगों को देख करके, लोगों की भीड़ को देख के पूरी स्पीच क्या हो गई, धूमिल हो गई, सब गायब हो गए। तो इस प्रकार मेरा जो है अहंकार जो है टूट करके चूर हो गया। तो ऐसे बहुत से आपको देखने को उदाहरण मिलेंगे जो होता है कि कभी कभी ऐसा लगता है हारते हारते से व्यक्ति लगता है कि हम अब जीत जाएंगे, या लोग जीत जाते हैं। अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में हम चार्ली के तीली ही होते हैं। अगर सामान्य व्यक्ति की बात करें तो बताते हैं कि हम जो है चार्ली की तीली ही हैं, यानी चार्ली की तीली यानी प्रतिरूप, चार्ली जैसे ही हैं। जिस प्रकार चार्ली
खूब आत्मविश्वास से लबरेज होता है, अचानक उसका आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में कभी कभी लगता है हम अहंकार से परिपूर्ण हैं, हमारे अंदर कितना सुंदर नहीं, हमारे कितना कोई शक्तिशाली नहीं, हमारे कितना कोई धनाढ़ नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अचानक से क्या होता है, अचानक हमारा सारा स्वाभिमान अभिमान जो होता है वो मिट्टी में मिल जाता है। तो हम जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चार्ली के प्रतिरूप में ही देखने को अपने आप को पाते हैं, जिसके रोमांस हमेशा पंचर होते हैं। हमारे जो रोमांस होते हैं, जिस प्रकार चार्ली के रोमांस अंत में असफल हो जाते हैं, उसी तरह हमारे भी रोमांस अंत में असफल हो जाते हैं। हमारे महानतम क्षणों में कोई भी हमें चिढ़ाकर या लात मारकर भाग जाता है। हिंदी सिनेमा में क्या होता है कि जो एक्टर होता है या जो हीरो होता है वो सुपरमैन होता है, शक्तिमान होता है, उसको कोई हरा नहीं सकता, उसको कोई पलायन नहीं, उसको कभी पलायन नहीं करता, वो हर परिस्थिति में जो है आगे ही रहता है। लेकिन जो चार्ली की फिल्में हैं वो बताती हैं कि हम एकदम चार्ली जो एकदम सामान्य व्यक्ति जैसे ही हैं, वह भी क्या करते हैं महानतम क्षणों में जब एकदम पराकाष्ठा एकदम सर्वोत्कृष्ट स्थान पर होते हैं, तो उस समय कोई भी हमें हमारे ऊपर हंस करके, कोई भी हमें चिढ़ा करके, दो बातें सुना करके हमें चला जाता है। तो उसी प्रकार चार्ली की फिल्मों में कोई भी आकर के दो बातें, दो शब्द जो बोल करके चले जाते हैं। अपने चरमतम शूरवीर क्षणों में हम क्लैद भी, जिस प्रकार कभी कभी क्या होता है कि जब हमें लगता है कि अरे हम तो सब कुछ कर सकते हैं और हमें ऐसी परिस्थिति में कायरता का सामना करना पड़ता है या हम कायरता का साथ देते हैं। तो ऐसे कई ऐसी घटनाएं हैं, कई ऐसे दृश्य हैं जो हम अपने आप को चार्ली जैसा ही पाते हैं। क्लैव्यम शूरवीर मतलब महानतम क्षणों में यानी वीरता के क्षणों में, क्लैव्य मतलब कायरता, जब हम शूरवीरता के क्षणों में हम कायरता का परिचय देते हैं और पलायन के शिकार हो जाते हैं, तो और हम उस स्थिति में भाग जाते हैं। तो अगर हमारे सामने कभी ऐसी परिस्थिति हो कि जिस समय उस परिस्थिति का सामना हम नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, तो ऐसी मूवी तो है नहीं कि हम एक अकेले जो है 50 साउथ इंडियन और इंडियन मूवी तो है नहीं कि हम एक साथ 10 को 100 को ढेर कर देंगे। तो हम ऐसे समय में क्या है, वहाँ पे पलायन करना ही ज़्यादा उचित समझते हैं। तो चार्ली की फिल्मों में भी ऐसा देखने को मिलता है। कभी कभार लाचार होते हुए भी जी सकते, ऐसा ही नहीं कि हमेशा अपना बुरा ही होता है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि ऐसा लगता है अरे अब तो हम हार गए, एकदम हारने वाली कंडीशन में, लेकिन अचानक कुछ ऐसा परिवर्तन जीवन में होता है और हम जीत जाते हैं। तो मूलतः हम सभी चार्ली हैं। लेखक बताते हैं कि हर व्यक्ति जो है चार्ली के व्यक्तित्व से प्रभावित है और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति चार्ली का प्रतिरूप ही है, क्योंकि हम सुपरमैन नहीं हो सकते। लेखक हमें बताते हैं कि जिस प्रकार सुपरमैन सब कुछ कर सकने में सक्षम है, लेकिन हम सब कुछ कर सकने में सक्षम नहीं है। सुपरमैन के पास एक अलौकिक पावर है, जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन चार्ली ऐसा नहीं कर सकते और हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम जो है चार्ली जैसे दिखते हैं। शक्ति यानी ताकत, बुद्धिमत्ता यानी बुद्धि, प्रेम माने प्यार, और पैसे के चरमोत्कर्ष में हमें पता है ना, सुंदरता का किसी को नशा होता है, किसी को पैसा का, किसी को शक्ति का नशा होता है। जब वो चरमोत्कर्ष पे होते हैं तब हम आईने में देखते हैं तो चेहरा चार्ली हो जाता है। जब हम अपने आप को देखते हैं कि चाहे वो धनाढ़ हो, चाहे ऐश्वर्य से भरा पड़ा हो, चाहे सुंदरता की अप्रतिम सौंदर्य हो, कोई शक्ति हो, ताकत हो, कुछ भी हो, लेकिन जब हम वास्तविक रूप से आईने में अपने आप को देखते हैं तो वास्तविकता महसूस करते हैं कि अरे क्या ये तो सब कुछ छूट जाना है, अचानक से सब कुछ हमसे चले जाना है। तो और जो है हमारे ऊपर एक डोर हमारा नियंत्रण कर रहा है, वो है ईश्वर। तो हम जब आईने में देखते हैं तो हमारा चेहरा चार्ली है जैसा हो जाता है, मतलब हम अपने आप को चार्ली जैसा ही पाते हैं कि हमारे अंदर का दिखावा, छलावा सब जो होता है फुस गुब्बारे की तरह फुस हो जाता है, हमारा आत्मविश्वास, हमारा अहंकार सब समाप्त हो जाता है। क्योंकि वास्तविकता क्या है, वास्तविकता हमें पता है। वास्तविकता क्या है, वास्तविकता जो है एक मानव है, तो मानव बस मानव बन करके रहने में ही हमारी वास्तविकता है। ये जो धन का, पैसे का, लोभ का, ये सब नशा है, ये नशा जो है एक न एक दिन समाप्त हो जाना है। चूँकि चार्ली ने इस प्रकार को अपने इन दृश्यों को, इन घटनाओं को इसलिए चुना क्योंकि उनकी जो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो समाज के द्वारा, जो धनाढ़ थे, धनाढ़ियों द्वारा, पूंजीपतियों द्वारा, सामंत वर्ग द्वारा उनको हमेशा से दुराया गया।
यही कारण है कि ना तो वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड या बहुत उच्च संस्कृति को अपना पाए और ना ही बहुत ही निम्न कोटि की संस्कृति को अपना पाए। हर संस्कृति में वह अपने हर व्यक्ति और हर संस्कृति की सभ्यता की चीज़ों को उन्होंने अपने जीवन में उतारा और उसको अपने अभिनय के द्वारा लोगों को समझाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार इस पूरे पाठ का सारांश था। आप एक बार कम से कम 3 बार 4 बार 5 बार पूरी कहानी को पूरा जो समीक्षा है इसको पढ़िए और उसको उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का, अपने शब्दों में ढूंढने का प्रयास, लिखने का प्रयास करें और साथ ही अन्य कहीं से अन्य जो प्रश्न नेट से या यूट्यूब से जहाँ भी आपको अन्य प्रश्न मिले उन प्रश्नों को लिख करके उसके उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग जो हमारा लास्ट लेसन है वितान का, जो हमारे कोर्स का हाफ ईयरली का लास्ट चैप्टर, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ओम थानवी जी द्वारा रचित वितान का जो हमारा अगला लेसन है, अतीत में दबे पांव। थैंक यू।